एपिसोड के शुरुआत में वजीर सलाउद्दीन और राकीफ आमने सामने होते हैं। वजीर सलाउद्दीन के देखने पर बोरो भी नीचे आ जाता है। उसके करीब पहुंचने पर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम मेरी दुआओं का सिला हो बोरो। तो बोरो कहता है, जो दुआओं को बेसिला नहीं छोड़ती उस जात का शुक्र है, हम आखिरकार दोबारा मिल गए भाई। चलें पहले इन काफिरों को कुचलते हैं, हम इन तमाम सालों का बदला लेंगे जो हमने एक दूसरे से अलग गुजारे इंशाअल्लाह। यह सुनकर राकीफ कहता है, अल्लाह गरत करे, हम मिस्र को तकरीबन बचाने ही वाले थे। लाड़गाई, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो लाड़गाई कहता है, मैंने इसे पहली बार देखा है, लेकिन वाज़ेह तौर पर यह किसी खुसूसी दस्ते से है। उसकी बात सुनकर राकीफ कहता है, इनको तबाह करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं, वरना मेरी सारी कोशिशें रैगा जाएंगी। जवाब लाड़गाई कहता है, हमारी कोशिशें ताजिर राकीफ, हमने एक साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन ये इमदादी दस्ता इस मंसूबे में शामिल नहीं था। राकीफ कहता है, हम अब पीछे नहीं हट सकते। इसके साथ ही वो दोनों घोड़े से उतर जाते हैं और लाड़गाई तलवार लहराते हुए सिपाहियों से कहता है, आज इंतकाम का दिन है। यह सुनकर सिपाही भी यही अल्फाज दोहराते हैं। वजीर सलाउद्दीन बोरो से कहते हैं, मिस्र और कुछ हमेशा के लिए, मुश्किल वक्त में भाई की आंख का तारा बनने वालों के लिए। तो बोरो कहता है, चले भाई, मुझे इन्हें संभालने दें। इजाजत मिलने पर वो खलील और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है और लाड़गाई के हमला कहते साथ ही दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जानिब भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे खूनरेज जंग शुरू हो जाती है। वजीर सलाउद्दीन और राकीफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। कैरिक किले में चातियोन यारुकी और बहादुर को लेकर जिंदान की जानिब जा रहा होता है। महिला छुपकर उन्हें देख रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो जिंदान में पहुंचते हैं तो वजीर सलाउद्दीन के साथी यारुकी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यारुकी और बहादुर को भी उनके साथ बांध दिया जाता है और चातियोन कहता है, यारुकी यारुकी यारुकी, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम किले में कैसे घुसे? तुम्हें खुफिया सुरंग के बारे में किसने बताया? यारुकी उससे कहता है, जाओ और अपने बेवकूफ सिपाहियों से पूछो, तुम्हारा किला बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से बोसीदा है। ये सुनते साथी चातियों से एक जोरदार मुक्का रसीद करता है। फिर कहता है, जल्द या बदेर में पता लगा लूंगा कि मुखबर कौन है और इसमें उसका बेसार तुम्हारे सरों से भरी हुई बोरी में डाल दूंगा। जवाब में यारुकी कहता है, तुम पहले अपने सर की हिफाजत करो, यह गद्दारी बगैर सजा के नहीं रहेगी। तो चातियों हंसते हुए कहता है, नील की लजीज मछलियां एक एक करके मेरे जाल में फंस गईं, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। यह कहते साथ वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बज़ौक़ यारुकी से कहता है, तो आप हमें बचाने आए थे? जवाबन यारुकी कहता है, हाँ, लेकिन मैंने बालिन की वजह से एक बेवकूफाना फैसला किया, उसको उन सुनामी महिला के अल्फाजों पर भरोसा करके। जो हुआ है उस पर कोई ताज्जुब नहीं, कुफार के साथ चलने वालों के हाथ कुछ नहीं आता। एथिस पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि बालिन ने आपको जाल में भेजा है? उधर बोरो मुसलसल काफिर को काट रहा होता है। वो एक बेहतरीन जंगजू के अंदाज में लड़ता है, कोई भी काफिर उसके सामने टिक नहीं पाता। राकीफ और लाड़गाई भी वजीर सलाउद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। खलील भी बोरो का भरपूर साथ दे रहा होता है और एक साथ कई काफिरों को हलाक कर देता है। बोरो के साथ मौजूद उसके दो जंगजू भी जबरदस्त अंदाज में लड़ते हैं और नुमाया नजर आते हैं। एक बाज़ंतनी झुंड को मैदान जंग में घेर लिया जाता है। बोरो खंजर और तलवार लिए उन सबको काट डालता है। वजीर सलाउद्दीन भी मुस्कुराते हुए सारा मंजर देख रहे होते हैं। काफिरों को काटते हुए बोरो आगे बढ़ता ही चला जाता है। लाड़गाई की मुजामत जारी होती है। उधर हम देखते हैं कि स्पाई करतकन को लेकर खलीफा के सामने पेश होते हैं। खलीफा से कहता है, आखिरकार तुम मेरे हाथ में हो चीफ तहसीलदार, क्या मैं चीफ कातिल कहूँ? करतकन कहता है, तो फितना फैलाने वाले और गद्दारों से हिसाब लेने वाले कब से कातिल कहलाए जाने लगे? तुमने सफेद कपड़े तो पहने हैं लेकिन तुम्हारे अंदर अंधेरा है, थोड़ा इंतजार करो। वो फितना जिसका मंसूबा तुमने महल में अपने मददगार शैतान जोर के साथ बनाया था तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। यह सुनकर स्पाई उसके गले पर तलवार तान लेता है और खलीफा खड़े होकर पूछता है, क्या जौहर को तुमने कत्ल किया? करतकन कहता है, हाँ मैंने किया, मैं ये काम किसी और को कैसे करने दे सकता हूँ? क्या मेरा तोहफा तुम्हें पसंद आया? खलीफा कहता है, इसने इकरार कर लिया है, कसास के बदले कसास, जिल्लात को खबर भेजो, जल्द अज जल्द इसे लोगों के सामने फांसी दी जाएगी। यह सुनकर करतकन कहता है, मुझे जाने दो, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुझे फांसी दे सके। खलीफा कहता है, जबकि तुम्हारा जुर्म पूरी तरह वाज़ेह है, अगर तुम्हें लगता है कि वजीर सलाउद्दीन तुम्हें बचाएगा तो तुम गलती पर हो। करतकन कहता है, उससे पहले मेरे सैकड़ों वफादार आदमी हैं, मेरा अपना कबीला है, अगर तुम मुझे छूते हो तो गोक टेंगरी और बोरो कबीले की लानत तुम पर आ गिरेगी। खलीफा के हुक्म पर सिपाही उसे ले जाते हैं। मैदानी जंग में बोरो और लाड़गाई आमने सामने आ जाते हैं और लाड़गाई बोरो पर हमला कर देता है, मगर बोरो उसके हमले नाकाम बनाते हुए उसे पीछे धकेल देता है। लाड़गाई फिर से हमला करता है तो बोरो उसका बाजू जख्मी कर देता है। इसलिए में बाज़ंतनी सिपाही घायल हो जाते हैं। लाड़गाई इधर उधर देखते हैं तो उसके सिपाही मुसलसल मर रहे होते हैं। यह देखकर लाड़गाई कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। तो राकीफ चिल्लाते हुए कहता है, हम पीछे नहीं हट सकते। लाड़गाई कहता है, हमारे पास सिर्फ चंद सिपाही रह गए हैं। मगर राकीफ कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते साथ ही राकीफ आगे बढ़ता है तो लाड़गाई सिपाही को पीछे हटने का हुक्म दे देता है और खुद भी पीछे हट जाता है, मगर राकीफ पकड़ा जाता है और बोरो से वजीर सलाउद्दीन के सामने ले आता है। वजीर सलाउद्दीन राकीफ से कहते हैं, घुटनों के बल बैठो। उसके ना बैठने पर सिपाही जबरदस्ती उसे बिठा देते हैं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ताजिर राकीफ, ये तुम्हारा अंजाम है, देखो तुम्हारी तहादी तुम्हें छोड़कर भाग गई। मैदान जंग एक बाजार की तरह नहीं है, क्या तुम समझे? बोरो कहता है, भाई आप ठीक कहते हैं, जो मैदान जंग में हारेगा वो किसी रहम के लायक नहीं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, खलील इसे बांध दो, मैं इसे कायरा लेकर जाऊंगा। राकीफ पूछता है, मुझे भी मार क्यों नहीं देते? तो वजीर कहते हैं, मलिक मियादूद के कातिल की मौत पूरे आलम के लिए इबरत होनी चाहिए। राकीफ कहता है, इतने पर एतमाद ना बनो, कोई नहीं जानता कि इबरत का निशान कौन बनेगा। इसके साथ ही सिपाही से बांधकर आगे बढ़ जाते हैं। कैरिक किले में यारुकी सलाउद्दीन भी के साथियों से कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम पर बोतान लगाना बगावत का पहला कदम था। उन्होंने यहाँ तुम्हें कैद करके वजीर को अकेला कर दिया और खुल्लम खुला ऐलान जंग कर दिया। एथिस कहते हैं, जैसा कि हमारे वजीर शहर नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने आपको यहाँ हमें बचाने के लिए भेजा मेरी यारुकी, क्या ऐसा नहीं है? तो यारुकी कहता है, और जब मैंने गलत रस्सी को थामा मेरे साथ जो हुआ उसे दोहराने पर मजबूर मत करें। उर्फा पूछता है, क्या बाहर कोई और नहीं बचा जो कायरा में इतला दे सके कि हम कैरिक में हैं? तो यारुकी कहता है, फौजी सुरंग के बाहर हैं, वो खबर दे देंगे। अगर वजीर सलाउद्दीन को मुसीबतों से छुटकारा मिल गया तो यकीनन वो हमें बचा लेंगे। उधर बालिन मार्कोस के साथ खड़ा कैरिक की जानिब देख रहा होता है और परेशान होते हुए कहता है, अभी तक किले से कोई खबर नहीं आई मार्कोस, अगर यारुकी को चातियों ने पकड़ लिया हुआ। मार्कोस कहता है, हालात ऐसे ही लगते हैं, अगर अंदर कोई लड़ाई होती तो किले की दीवारों पर हरकत जरूर होती। बालिन कहता है, मेरी सबसे बड़ी तशवीश का उस महिला है, अगर यारुकी ने उसका नाम बता दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम कुछ देर मजीद इंतजार करेंगे।
گے। ادھر میدان جنگ میں وزیر صلاح الدین بورو سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں تم صحیح وقت پر آئے ہو بورو۔ تو بورو کہتا ہے بھائی کو بھائی کی مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے، میرا رب مجھے مظلوموں کے لیے ڈھال بنائے۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں ہمیں تم نے کیسے ڈھونڈا؟ تو بورو کہتا ہے صلیبیوں کے نشانات کے ذریعے سے۔ در حقیقت جب میں نے اپنے چچا شیرکو کی شہادت کی خبر سنی تو میں قاہرہ جانا چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی خونی آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ میں آپ کو وزارت کی مبارکباد دینے اور اگر آپ کا حکم ہوتا تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ کے مقصد میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ میں اپنے سفر کے دوران کئی کارواں راہوں میں رہا اور بہت سے لوگوں سے بات چیت کی۔ میں نے ہر اس چیز کے بارے میں سنا جو صلیبیوں کے یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں اور اس طرح میں ان کا تعاقب کرتے کرتے یہاں تک پہنچا۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں سلامت رہو بورو، تمہارا چہرہ کسی بہت قریبی کی طرح جانا پہچانا بھی لگتا ہے اور اجنبی بھی لگتا ہے، جیسے بابا تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جیسے تم مسکراتے ہو ایسا لگتا ہے میرے چچا شیر کو مسکرا رہے ہوں۔ تمہارے چہرے پر سب کے جیسے نشان ہیں، تو تکین کی طرح شہنشاہ کی طرح۔ بورو اپنے پیچھے کھڑے دو سپاہیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ جنگجو میرے بھائی تو تکین کے بیٹے ہیں، علی اور تراب، اب یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر وزیر صلاح الدین سے ملتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین ان سے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے نام آپ کی فتح میں آپ کی کیرک قلعے میں میلا کے ساتھ موجود چاتیوں اور غصے میں سپاہیوں سے پوچھتا ہے محل میں اتنی آزادی سے کیسے داخل ہو سکتا ہے وہ؟ مجھے جواب دو، تم میں سے کس نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے میرے کونت میں اس محل میں 20 سال سے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ایسی غداری نہیں کرے گا۔ چاتیون کہتا ہے پھر مجھے اس کی وضاحت دو، اندر سے معلومات لیے بغیر وہ محل کے سب سے نجی حصے سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے محل میں موجود تمام لوگوں سے بشمول نوکروں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ چاتیون غصے سے کہتا ہے لوگوں کو الزام تراشی کے لیے تلاش مت کرو، سروں کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ جواب میں کمانڈر کہتا ہے میں۔ تو چاتیون کہتا ہے جی ہاں تم اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی چاتیون اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور میلا یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ چاتیون مزید سپاہیوں سے کہتا ہے میں نے اسے اس لیے نہیں مارا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، بلکہ اس لیے کہ اس نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگر تم اس طرح مرنا نہیں چاہتے تو میرے لیے غدار تلاش کرو۔ پھر میلا کے پاس آ کر کہتا ہے میری کاؤنس اگر میں نے آپ کو ناراض کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے غدار کو تلاش کرنا ہے۔ میلا اسے کہتی ہے تم جب تک ایسا کرتے ہو مجھے امید ہے کہ تم اپنے وفادار سپاہیوں کو نہیں کھو دو گی۔ چاتیون پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہیں؟ تو میلا کہتی ہے مائلز کی قبر تک۔ جواب میں چاتیون کہتا ہے میرا بھی اسلام کے ہیں، اسے بتائیں کہ چاتیون آپ کے بنائے ہوئے تخت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا غصے میں چلی جاتی ہے۔ قاہرہ میں خلیفہ کے سپاہیوں نے البیس کو پکڑا ہوتا ہے، اس لیے میں جلاد کرتگن کو لے کر وہاں آتے ہیں اور اسے پھانسی گھاٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ خلیفہ کا کمانڈر کرتگن سے پوچھتا ہے کیا تم ڈر رہے ہو؟ تو کرتگن کہتا ہے موت سے صرف تم لوگ ڈرتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر البیس بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ شمس اور جمشید بھی پریشانی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جمشید کہتا ہے وہ واقعی اس کا سر کاٹ دیں گے۔ تو شمسہ کہتی ہے قاہرہ میں حالات کبھی پرسکون نہیں ہوتے، وہ اس پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ جمشید کہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس نے جوہر کا قتل کیا۔ اگلے لمحے قاضی فاضل وہاں پہنچتے ہیں اور خلیفہ کے کمانڈر رضا سے پوچھتے ہیں تم یہ کس کے حکم سے کر رہے ہو؟ تو رضا فرمان دیتے ہوئے کہتا ہے محترم خلیفہ حضرت کی موجودگی میں سربراہ تحصیلدار کرتگن نے اعتراف کیا ہے، جوہر کو مارنے والا یہی ہے اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ خلیفہ کی مہر بھی لگ چکی ہے، مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہی۔ خون کے بدلے خون۔ فرمان دیکھ کر قاضی فاضل بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر کرتگن سے پوچھتے ہیں کرتگن تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کرتگن کہتا ہے قاضی فاضل میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں صرف چند سانسیں لینے کے لیے اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، لیکن تم ہر جگہ سچ کیوں بولتے ہو؟ کرتگن تم نے مجھے باندھ دیا ہے۔ کمانڈر کے اشارے پر جلاد اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ البیس چلاتے ہوئے کہتا ہے میرے حضور کو مار رہے ہیں، میرے حضور کو مار رہے ہیں، ہماری مدد کرو گوکٹنگری۔ کچھ میں مالک ولیم سے کہتا ہے اگر وہ صلاح الدین کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو زنگی دوبارہ مصر پر حکومت نہیں کر سکیں گے، راکیف کے ساتھ ہمارے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ولیم کہتا ہے مجھے امید ہے جناب، یقین کیجیے میں نے ساری رات اس کے لیے دعا کی۔ تو وہاں پہنچتے ہوئے لڑکا کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ وہی کرتا ہے جو آپ سوچتے ہیں ولیم۔ امالک کہتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے لڑکائی؟ تو لڑکا کہتا ہے عزت ماں بدقسمتی سے جبکہ ہم صلاح الدین کو ختم کرنے والے تھے اس کا بھائی بورو آ گیا۔ امالک حیرانگی سے کہتا ہے بورو؟ قاہرہ میں کرتگن کو لکڑی پہ رکھ دیا جاتا ہے، جلاد کا کلہاڑا ہوا میں جاتا ہی ہے کہ وزیر صلاح الدین وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کرتگن اور البیس بہت خوش ہوتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کس کے حکم سے؟ تو البیس کہتا ہے البیس آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا میرے وزیر۔ رضا کہتا ہے محترم خلیفہ حضرت کے حکم سے سخت احکامات ہیں محترم وزیر، آپ پھانسی کو نہیں روک سکتے۔ وزیر صلاح الدین فرمان لے کر اسے پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سرائے میں موجود جوہر ایک غدار تھا جو موت کا مستحق تھا۔ تاجر راکیف نے خلیفہ کے ساتھ تعاون کیا اور قاہرہ میں وزیر کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اب یہاں کا سربراہ کرتگن ہوگا، تاجر راکیف نہیں۔ یہ سن کر کرتگن کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ میں مالک لڑکائی سے پوچھتا ہے تاجر راکیف کا کیا ہوا؟ تو لڑکائی کہتا ہے اسے پکڑ لیا گیا کیونکہ اس نے میرے احکام پر عمل نہیں کیا۔ امالک غصے سے کہتا ہے کیا مجھے آپ یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اپنا سب سے بڑا فائدہ کھو چکے ہیں؟ لڑکائی کہتا ہے میں اپنے سب سپاہی کھو سکتا تھا، میں اس کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے لیکن آپ نے راکیف کو وہاں چھوڑ کر مصر کو کھونے کا خطرہ مول لے لیا۔ جواب میں لڑکائی کہتا ہے جنگ کرنا کسی میز پر بیٹھ کر تاریخ لکھنے جیسا نہیں ہے ولیم۔ امالک کہتا ہے ریاستوں کی تقدیر کا تعین بعض اوقات چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ہوتا ہے، میں نے تمہیں فوج کا سربراہ بنایا تاکہ ایبدن والی شکست نہ دہرائی جائے۔ لڑکائی کہتا ہے میں اس کی تلافی کر سکتا ہوں جناب، میں جلدی نئے فوجی بھرتی کروں گا۔ اور امالک اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے مجھے تم پر بھروسہ تھا لیکن مجھے تم نے مایوس کیا۔ ولیم ٹھہرو اور تم نکل جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لڑکائی چلا جاتا ہے۔ قاہرہ میں بورو کرتگن کی جانب بڑھتا ہے تو خلیفہ کے سپاہی اس کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مگر رضا کہتا ہے نہیں، میں صرف خلیفہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ بلندی سے نظیر چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وزیر صلاح الدین آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں رضا اگر تم نے ایک بھی حرکت کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، صرف راکیف کو ہی نہیں بلکہ یہاں موجود ہر شخص کو مار ڈالوں گا۔ بورو غصے سے کہتا ہے کیا تم سن نہیں رہے؟ ان کا غضب دیکھ کر رضا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بورو آگے بڑھ کر کرتگن کو اٹھا دیتا ہے۔ ہاتھ کھلنے کے بعد کرتگن خوب ہلتا جلتا ہے اور وزیر صلاح الدین کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے۔ البیس کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور وزیر صلاح الدین کہتے ہیں راکیف کا سر یہاں رکھو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی راکیف کو پھانسی گھاٹ پہ لے جاتے ہیں اور کلہاڑا بورو کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ راکیف کہتا ہے مجھے آپ پھانسی دے سکتے ہیں وزیر، لیکن جب میرا سر زمین پہ گرے گا تو وہ صرف میرا نہیں ہوگا۔ وزیر
वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, लगता है कि आप अपनी किस्मत से बेखबर हैं। इस हालत में तुम हमें कैसे डरा सकते हो? राकेफ कहता है, तुम्हारे प्यारे स्पाई बज़ोक, एसिस, इब्राहिम, उर्फा और सब के सब कैरिक में चातियों की कैद में हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सब भी मर जाएंगे। ये कहते साथ ही वो फांसी घाट पे सर रख लेता है और वजीर सलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ में मालिक विलियम से कहता है, राकेफ के पकड़े जाने से कैरिक में कैदियों की कीमतें बन गई हैं। लगता है कि हम सलाउद्दीन से मुज़ाकरात करेंगे या सुल्तान और उद्दीन राकेफ को वापस ले आएगा। विलियम कहता है, आपने ठीक कहा इज्जत माप, कैदियों का तबादला भी हो जाए तब भी सुल्तान राकेफ को जाने नहीं देगा। वो आखिरकार अपने भाई का बदला लेना चाहेगा। इमाम कहता है, हम उसे खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। राकेफ मेरे और बसंतीनी शहंशाह के दरमियान एक पुल का काम करता है। हम अगर उसे खो देते हैं तो मैं मारिया से शादी नहीं कर सकूंगा, लेकिन हमें बसंतीन के साथ हर कीमत पे इत्तेहाद करना चाहिए। कुछ की हिफाजत के लिए राकेफ की जिंदगी मुमलिकत की बका के लिए बहुत जरूरी है। हम इसलिए एक साथ कैरेक जाएंगे। विलियम जाने से पहले विलियम पूछता है, क्या आप पसंद करेंगे कि मैं लड़काई को बताऊं? इमाम कहता है, नहीं, मुझे उसने मायूस किया है, अब उसे कबूल करने में वक्त लगेगा। उधर हम देखते हैं कि बालेन का इंतजार बढ़ता ही चला जाता है और एक तवील इंतजार के बाद वो जैसे ही एबलेन की जानिब रवाना होने लगते हैं, मैला वहां पहुंचती है। मैला को देखते साथ ही बालेन एकदम से घोड़े से उतर जाता है और कहता है, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। मैं गेंटू महल से आने वाली खबर का इंतजार कर रहा था। मैला कहती है, अमीर यारुकी को पकड़ लिया गया है, किला अफरा तफरी का शिकार है। चातलियन हर जगह उस गद्दार को तलाश कर रहा है जिसने उसे अंदर आने दिया। ये सुनकर बालेन बहुत परेशान हो जाता है। कायरा में वजीर सलाउद्दीन राकेफ से पूछते हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ कि आप अपनी जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे हैं? तो राकेफ कहता है, वजीर सलाउद्दीन आपको अब तक मुझे जान लेना चाहिए था। करातेगन वजीर सलाउद्दीन से कहता है, मेरे वजीर ये सच कह रहा है, हम जब कायरा से निकले तो वो कैरिक जा रहे थे। ये देखकर राकेफ कहता है, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने प्यारे सिपाहियों से वापस मिलना चाहते हैं तो मुझे बादशाह माले के हवाले कर दें। बोरो को लहड़ा उसके गले पर रखते हुए कहता है, बादशाह की नजर में क्या चीज आपको इतना कीमती बनाती है? राकेफ कहता है, क्योंकि बाज़ंतीन में होने वाली इत्तेहाद की कुंजी मेरे पास है। अगर मैं मर जाऊं तो बादशाह की शादी शहंशाह की भांजी से नहीं होगी। उधर बालेन मैला से पूछता है, क्या चाहते उनको आप शक है? तो मैला कहती है, अभी तक नहीं, लेकिन मैं परेशान हूँ। बालेन कहता है, यारोकी सोचेगा कि हमने उसे फंसाया है, वो इस पर आपका नाम लगाएगा। मैला कहती है, खुदा ना करे बालेन, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। बालेन कहता है, पुरस्कून हो जाए, वो उसे मेरा नाम बता सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आपका नाम उसे नहीं बताएगा। मैं इस रूम के शिमाल से सराय में दाखिल होऊंगा। कैदियों के हवाले से कोई पेशरफ्त हो तो मुझे फौरन खबरदार करें। कायरा में बोरो वजीर सलाउद्दीन से कहता है, भाई चलें इसका सर काट दें, हम बहरहाल अपने भाइयों को उनके हाथों से वापस ले लेंगे। मगर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ताजिर राकेफ को कटहरे में ले जाएं। तो राकेफ कहता है, आपने दुरुस्त फैसला किया वजीर हजरत, आपके सिपाही आपके मशकूर होंगे। सिपाही राकेफ को ले जाते हैं और बोरो गुस्से में कुल्हाड़ा लकड़ी में दे मारता है। यह मंजर देखने के बाद नजीर भी पीछे हट जाता है। वजीर सलाउद्दीन काजी फजल से पूछते हैं, क्या हमने अपने सुल्तान को मलिक मियादूद की खबर भेजी थी? तो काजी फजल कहते हैं, जी हाँ मेरे वजीर, अल्लाह सुल्तान को सब्र दे। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, चलो खलीफा को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सुन ले कि वो मुझसे हार गया है, इसलिए मैं यारुकी के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, यारुकी कहाँ है? मैं इंतजार कर रहा था कि यारुकी मुझे इतला देगा। तो सिपाही कहता है, हमने सुना है कि हमारे सिपाही रास्ते में पकड़े गए थे। वजीर सलाउद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं, क्या ये कैसे हुआ? तो सिपाही कहता है, मैला और एबडेन के कौंत बालेन के जरिए उसने मेरे अमीर को खुफिया सुरंग का मुकाम बताया जो जिंदान तक ले जाती थी। उसके बाद अमीर चले गए और वापस नहीं आई। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन काजी फजल से कहते हैं, हम उन्हें कैरिक में चाहते के रेमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। तो बोरो कहता है, हम करेंगे भाई, फिक्र ना करें। वजीर सलाउद्दीन काजी फजल से कहते हैं, बादशाह मालिक को पैगाम दो कि अगर उसने मेरे सिपाहियों को तकलीफ दी तो मैं ताजिर राकेफ की लाश को कुछ की दीवारों में से एक पर लटका दूंगा। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में मालिक विलियम के साथ महल से निकलकर आगे बढ़ता है तो लड़का कहता है, मैं आपके हुक्म पर अपने मजबूत सिपाहियों के साथ तैयार हूँ जनाब। तो मालिक कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपको कैरिक के सफर के बारे में मतला किया गया था। ये कहते साथ ही मालिक आगे बढ़ जाता है तो लड़का उससे कहता है, ऐसे हम मुज़ाकरात में फौज के कमांडर की हैसियत से आपके शानो बिशाना रहना चाहता हूँ। मालिक घोड़े पर सवार होते हुए कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कुछ में रहो और कुछ देर आराम करो, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही मालिक विलियम के साथ रवाना। खलीफा खाना खाते हुए खादिम से कहता है, ताजिर राकेफ की वापसी के बाद मेरी जीत का जश्न मनाने के लिए शहर में हर जगह मेज़ें लगाई जाएंगी, तमाम तैयारियां मुकम्मल करो। तो वहाँ वाले वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मेरे ख्याल में मेज़ की जरूरत नहीं है खलीफा फंदी, राकेफ के लिए थोड़ा सा हलवा काफी होगा। ताजिर राकेफ मेरा कैदी है, सुलेबियों को शिकस्त हुई, यानी कि जो गंदा मंसूबा आपने बनाया था वो फातमी रियासत के आखिरी सांस से बना है। यह सुनकर खलीफा परेशान होते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, यह रियासत आसानी से खड़ी नहीं की गई वजीर सलाउद्दीन, ये तख्त तुम उसके मालिक से इतनी आसानी से नहीं छीन सकते। हम यजीदियों के खिलाफ लड़ लड़ कर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, आप ही हैं जो उसका नाम का जिक्र करते हैं, उसका नाम लेकर हम अपने मुंह में खाक नहीं भरना चाहते और अहले बैत से मोहब्बत के बारे में जमीन और आसमान के दरमियान हायल हर चीज मेरी शाहिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब मुबारक से मेरी अकीदत और मोहब्बत आपसे कहीं ज्यादा है। खलीफा पूछता है, क्या तुमने इसलिए अजान बदल दी? क्या तुम इसीलिए अजान में हज़रत अली का नाम नहीं लेते? जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अजान आपने बदली, आपने वो इजाफा किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाफा नहीं किया। हम वही अजान पढ़ते हैं जो वो पढ़ते थे। आप ये कह रहे हैं कि वो ये ठीक से नहीं कर सके? हाँ, क्या आप उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं? मैं आपको आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, आए और उम्मत के मुत्तहिद होने में अपना हिस्सा डालें। ये उन चीजों के लिए कुफारा होगा जो आपने की हैं। आए बासे खलीफा की बैत करें और इसका ऐलान करें। मगर खलीफा कहता है, कभी भी नहीं। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप जमात नमाज के दौरान इमाम के पीछे खड़े होने के बजाय उसके सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा? फिका में इसका क्या हुक्म है? तो खलीफा कहता है, नमाज कबूल नहीं होगी। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, जी हाँ, आप यही कर रहे हैं। आप इमाम अली की हिमायत करते हैं, लेकिन आप वो कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। आप उनके सामने खड़े हैं, हम उन अजीम इमाम के पीछे उनकी सफों में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिस्र के वजीर के तौर पर मैंने आपके तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं। आप महल से बाहर एक कदम नहीं रखेंगे, आप किसी मेहमान को पनाह नहीं देंगे, आप किसी किस्म के निजी अखराजात नहीं करेंगे। ये बातें सुनते हुए खलीफा बहुत गमगीन हो जाता है। तो काजी फाजिल उससे कहते हैं, आपने खुद ही अपने साथ किया। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अगर आप मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो मैं रहम नहीं करूंगा, मैं आपको इस महल में जिंदा दफन कर दूंगा। ये कहते साथ ही वजीर
वजीर काजी फजल के साथ पलट जाते हैं और खलीफा बहुत गमगीन हो जाता है। बाहर आगे बढ़ते हुए वजीर काजी फजल से कहते हैं, महल के सामने एक खसूसी फौज तैनात करो, अगर कोई अपना सर खिड़की से भी बाहर निकालने की कोशिश करे तो उसे मार डालो। बाजार से ताजिर इलियास अपने सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा होता है। सिपाही कहता है, राकेफ पकड़ा गया, मसला हल हो गया, हमने बमुश्किल अपने आप को बचाया अफंदी। तो इलियास कहता है, वजीर सलाउद्दीन ने हमें रिहा कर दिया, लेकिन उसके धोखे में ना हो, हम मिस्र में मजीद नहीं रह सकते, जिसका भी राकेफ के साथ राब्ता था वो जल जाएगा। इसके अलावा हमें अभी तक वो नहीं मिला जो हमें हासिल करने की जरूरत है। सिपाही पूछता है, लेकिन अफंदी हम इस सारे नुकसान का ज़ाला कैसे करेंगे? तो इलियास कहता है, हमें इसकी तलाफी करनी होगी, हम कुछ और तलाश करेंगे, खुदा हमारा अंजाम अच्छा करे। इसके साथ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। शाम महल से अस्फहानी गमगीन होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका सामना उमर मल्ला से होता है। उमर मल्ला पूछते हैं, क्या हुआ अस्फहानी? तो अस्फहानी कहते हैं, उमर मल्ला मिस्र से ऐसी खबर आई है कि मैं नहीं जानता कि सुल्तान को यह खबर कैसे बताऊं। ये कहते साथ ही वो खबर उमर मल्ला को दे देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद उमर मल्ला कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं सुल्तान को खबर दे देता हूँ अस्फहानी। ये कहते साथ ही वो खबर लेकर आगे बढ़ते हैं और सीधे सुल्तान तक जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान पूछते हैं, मैं यहाँ चौकीदार की तरह खड़े होकर खबर का इंतजार कर रहा हूँ उमर मल्ला, मैं जानना चाहता हूँ कि कायरा में क्या हुआ। उमर मल्ला कहते हैं, सुल्तान जिस खबर का आपको इंतजार था वो आ गई है। खत में 2 अच्छी खबरें हैं। आपने जैसा कि हुक्म दिया था कायरा में अब्बासी खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ा गया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तो इसका मतलब है हमने फातमी रियासत का खात्मा कर दिया। दूसरी अच्छी खबर क्या है उमर मल्ला? उमर मल्ला कहते हैं, यह खबर आपको पहले गम में बढ़ सकती है, लेकिन आखिर में यह खबर अच्छी है। यह कहना मुश्किल है सुल्तान, लेकिन मलिक मेओदोद जब मिस्र में खुतबा दिया जा रहा था तब उन पर हमला हुआ। मलिक मेओदोद शहादत के मर्तबे पे फाइज हो गए हैं। यह सुनकर सुल्तान बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं और एक तरफ होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कायरा में मेओदोद की मैयत शाम ले जाने के लिए तैयार रखी होती है। सिपाही राकेफ को भी लेकर वहां आते हैं और उसे पिंजरे में डाल दिया जाता है। काजी फजल वजीर सलाउद्दीन से पूछते हैं, क्या आप राकेफ को दोबारा शाम ले जाने पर गौर करेंगे? अगर सुल्तान नूरुद्दीन ने इसे फांसी देने का फैसला किया तो आप क्या करेंगे? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ है। उन्हें कायल करना मुश्किल होगा, लेकिन ये वाहिद जरिया है, इसलिए मैं बोरो भी वहाँ पे आ जाता है। वजीर सलाउद्दीन उनका आपस में तारुफ करवाते हैं। बोरो को देखते हुए कार्तिगिन कहता है, बोरो मुझे तुम पसंद आई, हम तुम्हें बोरो कहेंगे, मुझे जब भी अपने कबीले की याद आएगी तो मैं तुम्हें पुकारूंगा। फिर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, काजी फाजिल मैं पहले जाऊंगा, बोरो राकेफ को अपने दस्ते के साथ लाएगा, कायरा आप और कार्तिगिन के पास अमानत है और ये शैतान राकेफ तुम्हारे पास अमानत है बोरो। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन चले जाते हैं। उधर इमाम लेक विलियम के साथ कैरिक किले में दाखिल होता है। मैला और चातियोन उन्हें खुशामदीद कहते हैं। घोड़े से उतरने के बाद इमाम लेक आगे बढ़ते हुए चातियोन से कहता है, मैं यहाँ कैदियों के लिए आया हूँ, हमें राकेफ के बारे में भी खबर मिली, सलाउद्दीन ने उसे कैद कर लिया है, यानी कि अगर कैदियों को नुकसान पहुंचा तो राकेफ भी मर जाएगा। यह सुनकर मैला अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है और चातियोन कहता है, महाराज मैं नहीं जानता था, तो क्या हम तबादले के बारे में बात करेंगे? जवाब इमाम लेक कहता है, यह इस बात पे मुनसर है कि सलाउद्दीन किया जाता है। जंगल से बोरो अपने सिपाहियों के साथ राकेफ को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है, सुना है कि तुम यहाँ आसपास के सबसे बड़े गुलाम ताजिर हो, क्या ये बात सच है? जवाब में राकेफ कहता है, इससे भी कहीं ज्यादा, मैं बहुत सी दूसरी चीजों की भी तिजारत करता हूँ, मैं बेहतरीन और सबसे बड़ा ताजिर हूँ। बोरो पूछता है, गुलाम कहाँ से लाते हो? तो राकेफ कहता है, हर जगह से, अफ्रीका, यमन, मशरिक वस्ता के मैदान। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बोरो कहता है, बस वैसे ही, जानना चाहता था कि तुम कहाँ कहाँ तिजारत करते हो। नजीर अपने सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है और उसके साथ एक निकाब पोश लड़की भी मौजूद होती है। काफले को देखते हुए नजीर कहता है, काफला करीब आ रहा है, अपनी जगह ले लो। फिर लड़की से कहता है, असल फर्ज तुम्हारा है, होशियार रहना, मैं कोई गलती नहीं चाहता। ये सुनते साथ ही लड़की आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए बोरो खतरे को बांध लेता है और कहता है, अली तो आप अपनी जगह ले लो, ये बदवियों की आवाजें हैं। ये कहते साथ ही वो घोड़ों से उतर जाते हैं। अगले ही लम्हे नजीर के आदमी पे हमला कर देते हैं। अली और तोराब बग्गी की हिफाजत करते हैं और राकेफ बहुत खुश हो रहा होता है, मगर बोरो के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। उसके सिपाही भी हमलावरों को काट रहे होते हैं। नजीर के आदमी मुसलसल करते ही चले जाते हैं। बोरो एक साथ कहीं कहीं लाशें गिराता है। वो निकाब पोश लड़की आगे बढ़कर बग्गी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। ये देखकर राकेफ कहता है, चलो निहायत चलो। उसे देखते ही बोरो सिपाहियों को काटता हुआ उसकी जानिब बढ़ता है। कायरा के महल के बाहर करते सिपाहियों से कहता है, चौकस रहो, चौकस, मजबूत खड़े हो जाओ, ये दरवाजा है, ये सराय का दरवाजा है। वजीर सलाउद्दीन के सख्त अहकामात हैं, महल के अंदर और बाहर कोई नहीं जाएगा, अगर एक मक्खी भी जाने की कोशिश करे उसके भी पर काट दो। फिर एक सिपाही को ढीला खड़ा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, देखो अलबेज, देखो इसे देखो, ये मुर्दा गधे की तरह खड़ा है, मैं किससे बात कर रहा हूँ? और सिपाही मेरी बात सुनो। ये कहते साथ वो पत्थर उठाकर उसे मारता है और कहता है, चौकस रहो, चौकस। ये सुनते साथ वो सिपाही तीर तान कर खड़ा हो जाता है। उधर वो लड़की ताला खोलने की कोशिश कर रही होती है कि बोरो तक आ पहुंचता है और उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। फिर कहता है, ये इतना आसान नहीं है। लड़की भी उठते साथ ही उस पर हमला कर देती है। वो काफी चाको चौबंद दिखाई देती है, मगर बोरो के हावी होते साथ ही भाग पड़ती है। ये देखकर बोरो उसके पीछे पीछे भागता है और राकेफ को बहुत गुस्सा आता है। नजीर के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं और बचे कुछ भाग पड़ते हैं। अली तो आपको बगी के पास छोड़कर भाग पड़ता है। कायरा में बेस करतगन के पास आकर कहता है, हुजूर इस तरह ये सिपाही थक जाएंगे। करतगन कहता है, जो भी हो जाए ये ऐसे ही खड़े रहेंगे, ना कोई दाखिल होगा ना कोई निकलेगा, किसी पे रहम ना करना, उसे फौरन मार डालना, अब से बस यही होगा। तो आने वाले काजी फजल कहते हैं, करतगन इतने इतराओं की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पुरस्कून हो जाओ। जवाब में करतगन कहता है, नहीं, मुझे अपने काम में मोहतात रहना चाहिए काजी फजल, वरना मेरा सर होता जो फांसी के तख्ते पे रख दिया जाता। इसलिए मैं शमसा वहां आती है, जिसे देखते साथ सिपाही तीर उस पे तान लेते हैं, मगर काजी फजल एकदम से सिपाही को रोक देते हैं और ये मंजर देखते हुए करतगन सिपाहियों से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि सलाउद्दीन मुझे मार दे? ये तीर नीचे करो, इसे देखो, ये वो नहीं करता जो मैं इसे करने को कहता हूँ। ख्वाह मैं इसे कहूँ कि इसे नीचे करो। शमसा खत काजी फजल को देते हुए कहती है, ये खत खलीफा की तरफ से आया है, हमें खलीफा की बीमारी की खबर मिली है। काजी फजल खत पढ़ रहे होते हैं तो करतगन हंसते हुए कहता है, मैंने उसे बताया था कि गोग टेंगरी की लानत उस पर जरूर पड़ेगी। शमसा कहती है, वो पूछ रहा है कि क्या लतीफ पिछली बार की तरह दवाई तैयार कर सकता है या नहीं। उनका कहना है कि इसके बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। यह सुनकर करतगन कहता है, अरे उसे देखो, वो सब चाहता है, क्या वो इलाज चाहता है? मैं यहाँ से किसी को अंदर नहीं
जाने दूंगा। इलाज जो भी हो अंदर की चीज से बनाया जाए। मैं बाहर से अर्के गुलाब का भी एक कतरा नहीं जाने दूंगा। शमसा पूछती है क्या मतलब है इसका? क्या उन लोगों के लिए हमारा जवाब ये होगा जो हमें शिद्दत से याद करते हैं? हकीम लतीफ को बताएं काजी फाजल, मैं इलाज लेकर उनके पास जाऊंगी। करतगन कहता है ठीक है शमसा खातून, लेकिन जान लो कि जब खलीफा सेहतियाब हो जाएगा और उसकी कुव्वत वापस आ जाएगी, वो इलाज करने वाले का हाथ इस तरह काट देगा जैसे उसने नील में मौजूद मगरमच्छ को काटा। काजी फाजल शमसा से कहते हैं चलो शिफाखाने चलते हैं। ये कहते साथ वो शमसा के साथ चले। जंगल में वो लड़की मुसलसल बोरो से भाग रही होती है। बोरो भी उसके पीछे पीछे होता है। भागते भागते वो लड़की लड़खड़ाती है और गिर जाती है। बोरो तक पहुंचते साथ ही उसका चेहरा बेनकाब कर देता है। लड़की पाकर वो हैरान परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो? जवाब में लड़की कहती है मैं उसे तुमसे छीन लूंगी। ये कहते साथ ही वो बोरो को पीछे धकेल कर भाग पड़ती है। लड़की के सिपाही वहां पहुंचते हैं और बोरो उनके साथ निपटने लग जाता है। बोरो एक को काटता है और बाकी सब लड़की के पीछे भाग पड़ते हैं। वहां पहुंचने वाला अली उसके पीछे जाने की कोशिश करता है मगर बोरो से रोक देता है और कहता है जो हमारे हाथ में है वो ज्यादा कीमती है, हम उसे कुर्बान नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही बोरो पलट जाता है। कायरा में लतीफ काजी फाजल और शमसा से कहता है अब आप चाहते हैं कि मैं दोबारा दवाई तैयार करूं, अब आप चाहते हैं कि मैं दवाई फिर से बनाऊं। उसने वजीर और हमारे साथियों के साथ क्या किया? तो शमसा कहती है तुम ठीक कहते हो लतीफ, लेकिन उसकी बीवी बहुत बीमार है और मदद मांग रही है। क्या तुम जैसे हकीम के लिए मदद के लिए उसकी पुकार को नजरअंदाज करना मुनासिब है? काजी फाजल भी कहते हैं शमसा ठीक कह रही है लतीफ, अगर सब कुछ होने के बाद खलीफा अचानक मर जाए तो हम अफवाहों को नहीं रोक सकते। हम वो करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है। जब उसका वक्त आएगा तो उसका अंजाम वाज़ेह है। लतीफ पूछता है वजीर हजरत की इजाजत का क्या होगा? तो काजी फाजल कहते हैं वजीर हजरत शाम में है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन्हें इसे आगाह कर सकें। मैं तमाम जिम्मेदारी लेता हूँ। यह सुनकर लतीफ कहता है ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। शमसा कहती है तुम जब दवा तैयार कर लो तो मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगी। उधर तख्त पे बैठे खलीफा की तबीयत खराब होती है। सिपाही उसे आकर कहता है नजीर की तरफ से खबर है, आपकी इजाजत हो तो वो एक नया मनसूबा लेकर आए। मगर खलीफा कहता है रजा इसकी जरूरत नहीं है, हमें जब अपनी किस्मत के बारे में खबर नहीं है तो हम राकीफ की हिफाजत के बारे में नहीं सोचेंगे। ये कहते साथ ही खलीफा खांसने लग जाता है तो रजा उसे पानी डालकर देता है। पानी पीने के बाद खलीफा कहता है मेरे सीने में एक बार फिर दर्द की लहर दौड़ गई है। तो रजा कहता है मैं हकीम लतीफ के पास जाता हूँ, मैं उसे दवा तैयार करने का हुक्म दूंगा जिससे आप सेहतियाब हो जाएंगे। मगर खलीफा कहता है मैं सलाउद्दीन के पैरोकारों में से किसी की मदद लेने के बजाय मरना पसंद करूंगा। शाम महल के सैन में सुल्तान बाकी सबके साथ बहुत गमगीन खड़े होते हैं, इसलिए मैं वजीर सलाउद्दीन अपने बाकी साथियों के साथ मियादोद की मैयत लेकर वहां दाखिल होते हैं। मैयत सुल्तान के सामने रख दी जाती है। हराम कश्कबार होती है। सुल्तान आगे बढ़ते हुए मैयत पे हाथ फेरते हैं तो उमर मल्ला कहते हैं आइए अपने शहीद को खराज तहसीन और एहतराम के साथ इस्तकबाल करें। अल फातिहा। ये सुनते साथ ही सब लोग दुआ करने के लिए हाथ उठा लेते हैं। दुआ के बाद वजीर सलाउद्दीन सुल्तान से कहते हैं सुल्तान मेरी ताज़ियत कबूल फरमाई। मिस्र की लड़ाई ने पहले मेरे चचा शेर को और फिर मलिक मियादोद को हमसे छीन लिया। अल्लाह के घर में एक नेक काम करते हुए शहीद हुए। अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमाई। यह सुनकर सब लोग आमीन कहते हैं। सुल्तान पूछते हैं क्या तुमने इसके कातिल को मार दिया? जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं सुल्तान जिसने खंजर पकड़ा हुआ था वो वही मौके पे मारा गया। सुल्तान पूछते हैं जिसने उसे खंजर दिया उसका क्या हुआ? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं हमने उसे भी पकड़ लिया ताकि आप फैसला जारी कर सकें सुल्तान। जवाब में सुल्तान कहते हैं आला, तो फिर मियादोद को दफन करने से पहले इंतकाम लेंगे। मगर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं जैसा कि आपने हुक्म दिया मुनासिब है सुल्तान, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा मुलतवी करने की जरूरत है। सुल्तान परेशान होते हुए पूछते हैं क्यों? तो वजीर कहते हैं हमें भी उसे नहीं मारना चाहिए सुल्तान। उधर नजीर उस लड़की के पास आता है तो लड़की कहती है मैंने राकीफ को बचाने के लिए एक नया मनसूबा बनाया है रात के अंधेरे में। मगर नजीर कहता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही, हमें खलीफा की तरफ से नया हुक्म मिला है, हम राकीफ के लिए अब कोई नया कदम नहीं उठाएंगे। लड़की पूछती है क्या खलीफा ने अपने सबसे बड़े हामी को छोड़ दिया? तो नजीर कहता है खलीफा का खात्मा करीब है सायरा। सायरा कहती है क्या मैं एक कमजोर और नाअहल खलीफा के वफादार रहूं या किसी ताकतवर ताजिर के मकरूज रहूं, कौन ज्यादा कीमती है? नजीर। नजीर कहता है सायरा तुमने कम कहा, वो सिर्फ एक कैदी ताजिर है, इसके अलावा वो सलाउद्दीन और नूरुद्दीन के हाथों में है। मैं तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दूंगा। सायरा कहती है मैं ताजिर राकीफ को उनके हाथ में नहीं छोड़ सकती, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी फौज बनाऊंगी। बहुत से आदमी हैं जो सोने के बदले अपनी तलवार चलाएंगे। नजीर कहता है पागलपन ना करो। तो सायरा कहती है पागलपन मेरे खून में है, कुछ भी हो मैं अपने बाप की बेटी हूँ। शाम में सारा माजरा जाने के बाद सुल्तान वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं अगर मियादोद ना होता तो मैं हलब के मुआवजे में शहीद हो जाता। उसने मेरे बजाय खुद खंजर खाया और उसने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मियादोद ने अपने नाम के मानी को अच्छी तरह से मुजस्सम किया, हर कोई उसका पसंदीदा था। और तुम मेरे सामने खड़े होकर ये कह रहे हो कि मैं उस कमीने को ना मारूं जिस कमीने ने मेरे भाई को मारने का हुक्म दिया था। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं आपके दुख और दर्द को अपने दिल में महसूस करता हूँ सुल्तान, लेकिन किस्मत ने इस मामले का फैसला किया है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। सुल्तान गुस्से से कहते हैं वो जिसने मिस्र में फसाद बर्पा किया और सलेबियों का पसंदीदा ताजिर राकीफ, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और उसकी सजा मुनासिब है सलाउद्दीन। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यारुकी और मेरे आदमी कैरेक्ट में कैदी हैं, उनके जिंदा रहने के लिए राकीफ का जिंदा होना जरूरी है, इसलिए मैं उमर मल्ला कर कहते हैं हम जनाजे को मौसल भेजने के लिए तैयार हैं सुल्तान, हम आपके इंतजार में हैं। ये सुनकर सुल्तान वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं मैं तुमसे राकीफ के मामले पर बाद में बात करूंगा सलाउद्दीन। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर एक निकाबपोश खातून लतीफ के पास आती है और उससे कहती है मुझे खलीफा के महल से भेजा है, क्या दवा तैयार है? ये सुनकर लतीफ उसे दवा दे देता है और वो अपने कपड़ों में रख लेती है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है शमसा वहाँ पहुंचती है और लतीफ से पूछती है अगर दवा तैयार है तो मैं ले जाऊँ। जवाब में लतीफ कहता है इस खातून को महल से भेजा है, मैंने इसे दे दी है। ये सुनकर शमसा उस खातून से कहती है खलीफा की बीवी ने खुसूसी तौर पर मुझसे दवा की दरख्वास्त की, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं खुद ले जाना चाहती हूँ। वो खातून उसी तरह की दूसरी दवा निकालकर शमसा के हाथ में थमा देती है और जैसे ही पलटती है शमसा उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे दवा ली है, कह दूंगी कि कहीं वो तुमसे नाराज ना हो। जवाब में वो खातून कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, खलीफा को दवा देने काफी है। ये कहते साथ ही वो खातून चली जाती है। उधर मियादोद की मैयत के पास बैठा बैबोरा रोते हुए कहता है जानम कुर्बान, मैंने बार बार कहा लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जान कुर्बान नहीं कर सका। सुल्तान को आता हुआ देखकर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और सुल्तान तलवार निकाल कर मैयत पर रख देते हैं। सुल्तान की देखा देखी बाकी सब भी तलवारें रख देते हैं और सुल्तान कहते हैं हम शहीदों को मुर्दा नहीं कहते, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें जुदाई पे मजबूर किया, हम इन तलवारों की कसम खाते हैं कि हम अपने
इंतकाम लेंगे, हम अपने शोधा का खून जमीन पे रहेगा नहीं छोड़ेंगे। उधर शमसा खलीफा के कमरे के बाहर पहुंचती है और वो दवा रजा को दे देती है। दवा लेते हुए रजा कहता है खलीफा और उसका खानदान इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। शमसा चली जाती है और वो दवा को देखते हुए बहुत खुश होता है। उधर रात के वक्त बोरो शाम पहुंच चुका होता है। सुल्तान कहते हैं अगर बोरो ना पहुंचता तो हालात उल्टे हो जाते, वो शैतान जिसे तुमने पकड़ा वो शायद हमारे हाथ ना आया होता, क्या ऐसा है? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं बिल्कुल ऐसा है सुल्तान, रास्ते में बदवइयों ने हम पे हमला किया लेकिन भेड़िए ने अपना शिकार किसी के हवाले नहीं किया। सुल्तान बोरो से कहते हैं तुमने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया बोरो, इस्लाम की शेर कितनी अजीम है, अगर कोई शहीद हो जाए दूसरा सुकून तलाश करने आता है, इसलिए मैं वजीर मादा कर कहते हैं बादशाह मालिक की तरफ से खत आया है सुल्तान। सुल्तान खत खोलकर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कुछ के बादशाह मालिक का मिस्र के वजीर सलाउद्दीन आपका एक कुमानदार और अमीर मेरे हाथों में है, हमारे लिए कीमती दोस्त आपके हाथों में है, ना आप राकीफ को कुछ कहें ना हम आपके आदमी को कुछ कहेंगे, इस मसले को तबादले के जरिए हल करना दोनों फरीकों के लिए बेहतर है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। कैरेक में मालिक चातलियोन और मेला के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है राकीफ ने सुल्तान और उद्दीन के भाई को मार दिया, सुल्तान इतनी आसानी से इंतकाम लेने से पीछे नहीं हटेगा। विलियम कहता है मुझे यकीन है कि वो तबादले को कबूल कर लेंगे लेकिन राकीफ को हवाले करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो उसे छोड़ देंगे, हमें इस बात को मद्देनजर रखना होगा और इसकी एहतियात करनी होगी। इमाले कहता है तुम्हारी तजवीज़ क्या है? तो विलियम कहता है मकसद को भटकाना। शाम में सुल्तान कहते हैं मैं तबादले की पेशकश कबूल करूंगा लेकिन उस राकीफ नामी शैतान को छोड़ना यह हरगिज़ नहीं होगा। बोरो कहता है तबादले के दौरान मैं अपने आदमियों के साथ घात लगाकर हमले की इजाजत चाहता हूँ, हम उनके मुताबिक अपना मनसूबा तैयार करेंगे, राकीफ को ले जाने के बाद ये मालूम होगा कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। सुल्तान पूछते हैं क्या तुम ये काम संभाल सकते हो बोरो? तुम्हें मुझे एग्जामिन देना होगा। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं आप बोरो पे भरोसा कर सकते हैं सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं मैंने कहा मुझे एग्जामिन की जरूरत है सलाउद्दीन, क्या तुम अपने भाई की जामिन बनोगे? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं इसका जामिन हूँ। यह सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं इससे पहले कि मैं उस शैतान को रिहा करूँ मैं एक बार उसे देखूंगा, वो भी अकेले। ये कहते साथ ही सुल्तान चले। शाम के जिंदान में राकीफ कैद होता है। सुल्तान गुस्से में उसकी जानिब बढ़ रहे होते हैं। कायरा में रजा खलीफा के पास आता है और दवा दिखाते हुए कहता है मैंने आपकी दवा तैयार करवाई है, बराए मेहरबानी से पी लें, मेरी तरफ से कबूल करके पी लें। खलीफा कहता है तुम्हारी खिदमत ने मेरे दिल को तसल्ली दी है, तुम्हारी नीयत हमारी रियासत के लिए बरकत लाई। ये कहते साथ ही खलीफा दवा पी लेता है। उधर सुल्तान बहुत गुस्से में राकीफ के पास पहुंचते हैं और उसके गले पर तलवार रखते हुए कहते हैं खुतबा पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं, सलाउद्दीन नहीं, कोई और नहीं, मेरा भाई मियोदोद क्यों? तो राकीफ कहता है खुतबा पढ़ाने वाला और सलाउद्दीन को वजीर बनाने वाले आप हैं, हुक्म आपका था, मैंने वो खंजर आपके भाई के दिल में नहीं उतारा बल्कि आपके हुक्म में गोंपा है। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं तुमने खंजर मेरे दिल में गोंपा है। ये कहते साथ में एक जोरदार थप्पड़ से राकीफ को जमीन पे पटक देते हैं और उससे कहते हैं मेरा भी तुम्हारे साथ काम खत्म नहीं हुआ। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। सुबह के वक्त बोरो और वजीर सलाउद्दीन फातिमा खातून के साथ बैठे होते हैं। फातिमा खातून कहती है मैंने तुम्हें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देखा, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। बोरो कहता है रुके मां रुके, हमारे सामने खूबसूरत दिन है जो हम देखेंगे। फातिमा खातून कहती है तो तुम अपने भतीजों को लेकर अपने भाई की मदद के लिए पहुंचे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली। तो फातिमा खातून कहती है तुम लोग शायद एक साथ बड़े नहीं हुए लेकिन तुम्हारी परवरिश एक ही मकसद के लिए हुई है, तुम्हारी मिस्र में मुलाकात अयूबी खानदान के इकट्ठे होने के लिए अच्छा सबब है इंशाल्लाह। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं बाबा जब तक वापस नहीं आते आपको हमारे साथ कायरा आना चाहिए माँ। मगर फातिमा खातून कहती है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं यहाँ की हवा और पानी की आदी हूँ, इसलिए मैं खलील आकर कहता है सब कुछ तैयार है, हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं वजीर हजरत। वजीर सलाउद्दीन बोरो से कहते हैं राकीफ को जिंदान से निकालने के लिए तुम जाओ, होशियार हो कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही वो दोनों अपनी माँ से मिलते हैं और रवाना हो जाते हैं। कह रहे कि जिंदान में चातलियोन वजीर सलाउद्दीन की साथियों के पास आता है और कहता है चलो 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 चरवाहा सलाउद्दीन तुम्हारे इंतजार में है। चातलियोन के अल्फाज सुनकर वजीर सलाउद्दीन के साथियों को बहुत गुस्सा आता है। तो चातलियोन कहता है अगर यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो और अपने वजीर से मिलना चाहते हो तो पुरसकून रहना सीखो, मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कीमती एक शख्स को लूंगा। यारोगी पूछता है वो शख्स कौन है? तो चातलियोन कहता है ताजिर राकीफ, मैं सिर्फ एक शख्स के लिए तुम सबको उसके हवाले कर दूंगा। इसके साथ ही सिपाहियों ने खोलने लग जाते हैं। शाम में बोरो राकीफ को पिछने में डाल देता है और आगे बढ़कर सुल्तान और वजीर सलाउद्दीन से कहता है हम जाने के लिए तैयार हैं। सुल्तान को परेशान देखकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा, तसल्ली रखें सुल्तान। राकीफ को देखते हुए सुल्तान कहते हैं मैं उस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि इस कमीने का सर जमीन पे ना गिर जाए। क्या बालेन इस मसले के बारे में जानता है? कहते हैं परिंदा भी उड़ेगा तो उसे मालूम होगा। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं यारुकी ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। बोरो पूछता है बालेन कौन है भाई? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं वो एबलेन का कौन है, वो उस लिबियों में सबसे ज्यादा काबिल एतमाद है। जाने से पहले सुल्तान बोरो से कहते हैं मुझे खदशा है कि कैरिक में गद्दारी की मनसूबंदी कर रहा है, बोरो हमें मायूस मत होने देना। यह सुनते साथ ही बोरो आगे बढ़ जाता है और राकीफ सुल्तान से कहता है जो आजादी आपने मुझे दी उसके बदले में शुक्रिया कबूल करें। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। कैरिक किले में सिपाही वजीर सलाउद्दीन के साथियों को लेकर इमाले के पास आते हैं। चातलियोन विलियम से कहता है मुझे मंसूबा पसंद आया विलियम। तो इमाले कहता है सुल्तान नूरुद्दीन को एक खाली बगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक जानिब खड़ी महिला ये सारा मंजर देख रही होती है। कायरा में ताजिर इलियास आगे बढ़ते हुए अपने सिपाही से कहता है जमशेद से बात करने का वक्त आ गया है, हमें एक दुकान तलाश करनी होगी जिसमें हम खरीदो फरोख्त कर सकें। मैं उस वक्त तक कायरा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता। सराय में बैठा बालेन मार्को से कहता है अगर यारुकी ने तस्दीक कर दी कि मैला हमारा साथ दे रही थी तो इसका मतलब हमारा सुल्तान नूरुद्दीन के साथ मुआहदा खत्म है। मार्को से एक जानिब देखते हुए कहता है हमें ये जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कौन सा आ रही है। इसलिए मैं मैला वहां पहुंचती है और कहती है सलाउद्दीन ने राकीफ को कैद कर लिया। राकीफ लड़ गए और बादशाह ने एक मंसूबा बनाया, उन्होंने सलाउद्दीन पर दबाव डाला लेकिन सलाउद्दीन का भाई सामने आया जिसका नाम बोरो था। उसने उनके तमाम मंसूबे बर्बाद कर दिए और उसी ने उन्हें राकीफ को गिरफ्तार करने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर बालिन कहता है इन जमीनों में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। मैला कहती है अब वो सलाउद्दीन के आदमियों के बदले में तबादला करेंगे यहाँ तक कि वो रास्ते में है। तो बालिन कहता है जबकि ये सब कुछ हो रहा है मेरे पास सुल्तान नूरुद्दीन को फराहम करने के लिए कोई मालूमात नहीं है। जवाब में मैला कहती है मैं सिर्फ आपको ये बताने नहीं आई, मैं आपके लिए दूसरी बहुत कीमती मालूमात लाई हूँ जो आपको फायदा देंगी। ये सुनते साथ ही बालिन मुस्कुरा देता है। उधर सुल्तान राकीफ को लेकर तबादले के मुकाम पे मौजूद होते हैं और वजीर सलाउद्दीन से पूछते हैं कि आप इस मामले
मामले को मुकम्मल कर पाएंगे सलाउद्दीन? हम जिस मौजूद पे बात कर रहे हैं वो मेरे भाई का इंतकाम है। बस इतना जान लो कि मैंने ये सिर्फ इसलिए कबूल किया क्योंकि मुझे तुम पर एतमाद है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं आप बोरो पर एतमाद कर सकते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार आप होंगे। कुछ में बाल्डोन लाड़काई के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सबीला को देखकर कहता है आप यहाँ हैं? लाड़काई ने मुझे सुरमा बनने का हलफ उठाना सिखाया है। जवाब में सबीला कहती है लाड़काई अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। ये सुनते साथ ही लाड़काई बाल्डोन को भेज देता है और सबीला से कहता है बराए करम बोले, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो सबीला कहती है मैं आपके साथ खुल के बात करूंगी। आप चाहते क्या है लाड़काई? क्या मुझे आपकी ईमानदारी से बता सकते हैं? तो लाड़काई कहता है आपके नुक्ते नजर में मैं क्या चाहता हूँ। सबीला कहती है वो तख्त जिस पे मेरा बाप बैठा है। लाड़काई कहता है वाकई? जब आप मुझे देखती हैं तो और क्या देखती हैं? जवाब में सबीला कहती है मैं एक ऐसे शख्स को देख रही हूँ जो तख्त पर बैठने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ करेगा, जो अपनी ज़ाहिरी शक्ल के पीछे बुरे इरादों को छुपाता है। लाड़काई कहता है आपकी आंखों में इस तरह नजर आना मुझे वाकई अफसोसनाक लग रहा है। सबीला कहती है हकायक तकलीफदेह होते हैं। जवाब में लाड़काई कहता है फिर मेरी आंखों में अच्छी तरह देखें, आप न सिर्फ एक जंगजू देखेंगे जो तख्त का ख्वाहां है, आपको एक आशिक भी नजर आएगा जो आपसे मोहब्बत करता है। सबीला कहती है मुझे यकीन है कि ये मुतालबात और आपके रवैये का अंजाम अच्छा नहीं होगा लाड़काई, मैं सब्र से इसका इंतजार करूंगी। ये कहते साथ ही सबीला चली जाती है। उधर सुल्तान के इशारे पर सिपाही राकीफ को लेकर सुल्तान के पास आते हैं। सुल्तान राकीफ से कहते हैं मैंने अपने भाई का बदला कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया है लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। राकीफ कहता है दर हकीकत जिंदगी हम सब के लिए मुख्तसर है, इसलिए मैं मालिक वहाँ पहुंचता है और घोड़े से उतरकर कैदियों को आगे लाने का इशारा करता है। फिर चाफियों से कहता है जल्दी में कुछ करने की कोशिश ना करें, याद रखें राकीफ आपके ख्याल से भी कहीं ज्यादा कीमती है। सुलेबी सिपाही वज़ीर सलाउद्दीन के साथियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। इमाम कहता है पहले सुल्तान और उद्दीन और मैं मिलेंगे, उसके बाद तबादला होगा। ये कहते साथ वो आगे बढ़ता है। सुल्तान भी उसके पास आते हैं और सुल्तान से कहता है सुल्तान और उद्दीन इस तरह के मामले में एक दूसरे का सामना करने से मुझे बहुत दुख हुआ है। सुल्तान कहते हैं हमारे कवानीन के मुताबिक इंसान के बेस में इस शैतान का राज ये इंतकाम है। अगर आप आदिल हुक्मरान हैं जैसा कि आप अक्सर दावा करते हैं बादशाह मालिक, पहले इन हज़रात को मेरे हवाले करो और उसके बाद इस गद्दार को सजा भुगतने दो जिसने मेरे भाई को कत्ल किया और जिसने मिस्र में इंतशार फैलाया। इमाम कहता है क्या खंजर पकड़ने वाला हाथ राकीफ का हाथ था सुल्तान और उद्दीन? अगर ऐसा है तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। दोनों के इशारों पर कैदियों को खोल दिया जाता है और वो अपनी अपनी तरफ आ जाते हैं। राकीफ के पास आने पर चाफक्योन कहता है आपने इस बार हमें तिजारत से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ताजिर राकीफ। सुल्तान और इमाम भी पलट जाते हैं। बुलंदी पर खड़ा बोरो ये सारा मंजर देख रहा होता है तो राब उससे कहता है चाचा जब से हम शाम से निकले हैं आपके साथ कुछ अजीब सी बात है, आप खोए हुए नजर आते हैं। तो बोरो उस लम्हे को याद करता है जब वो जिंदान में राकीफ के पास गया था और उसने राकीफ के गले में एक हार देखा था। बोरो ने राकीफ को दबोचते साथ ही हार निकाल लिया था। राकीफ ने पूछा था ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोरो ने पूछा था ये हार तुम्हें कहाँ से मिला है? मुझे बताओ तुम्हें ये हार कहाँ से मिला है? राकीफ ने कहा था शायद मैंने इसे किसी फनकार से खरीदा हो सकता है किसी रईस ने इसे तोहफा दिया हो और हो सकता है किसी ताजिर के साथ तबादला किया हो, मगर तुम क्या करोगे? बोरो ने चिल्लाते हुए कहा था मैंने तुमसे पूछा कि ये किसने दिया है, कहाँ से मिला है? राकीफ ने पूछा था तुम्हारे लिए ये अहम क्यों है? बोरो के बार बार पूछने पर राकीफ ने कहा था ये मैंने एक गुलाम की गर्दन पे देखा था, मैंने उसे उसकी आजादी के बदले मांगा था। बोरो ने पूछा था क्या तुमने उसे आजाद किया? तो राकीफ ने कहा था नहीं, ये बहुत मुश्किल था लेकिन मैं उसे गुजर गया, मैंने उसे बेच दिया। बोरो ने चिल्लाते हुए कहा था तुमने उसे किसको बेचा? वो उसकी गर्दन पे जोर बढ़ाते हुए पूछ रहा था कि सिपाही ने आकर कहा था सुल्तान इंतजार में है। बोरो ने उसे छोड़ा था और जिंदान से निकल। ख्यालात के बाद बोरो तुराब से कहता है हमने जो मुहिम शुरू की है वो बहुत अहम है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। तुराब अली कहता है हम मुहिम से भागने वाले नहीं चचा, हम इससे भी गुजर जाएंगे। तो बोरो कहता है अली ये इस बार अलग है, इस बार ये मुख्तलिफ है। तुराब कहता है ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपने मुझे नहीं बताई। जवाबन बोरो कहता है बेड़िए के अल्फाज उसका शिकार होते हैं, जब मैं शिकार करूंगा तो आप मेरी परेशानी समझ जाएंगे, रास्ता देखो मुझे नहीं। नीचे राकीफ इमाम से कहता है इज्जत इमाम मैं आपकी कोशिशें कभी नहीं भूलूंगा, मैं बिलाशुबा शहनशाह और उसकी भांजी मारिया को भी नहीं भूलने दूंगा। इमाम कहता है आपकी बगी तैयार है चलें? तो राकीफ कहता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जवाब इमाम कहता है परेशान ना हो, तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली गई हैं, आपकी बगी रास्ते में बदल दी जाएगी, यानी कि अगर वो पीछे आए तो रास्ते में उन्हें खाली बगी मिलेगी। राकीफ आगे बढ़ जाता है और विलियम इमाम से कहता है आइए मारिया को पैगाम भेजें, उसे बताएं कि शादी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जवाब इमाम कहता है बिल्कुल, उसे जल्द अज जल्द आना चाहिए। सामने यारुकी सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान जहाँ हम कैदियों को बचाने गए थे खुद कैदी बन गए, इस पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं ये इसके बारे में बात करने का वक्त नहीं है यारुकी, सबसे पहले हम राकीफ नामी उस शैतान को वापस लेंगे। सलाउद्दीन चलो जगह चलते हैं जहाँ पे हम बोरो से मिलेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इमाम भी रवाना हो जाता है। अगले मंजर में चाफियों सिपाहियों के साथ कैरे की जानिब बढ़ रहा होता है और कमांडर से पूछता है क्या तुमने पहला दस्ता निकाला? कमांडर कहता है मैंने भेज दिया है, कैरे के रास्ते पर जरा सी होने वाली हरकत पे नजर रखेंगे। चाफियों कहता है होशियार रहना क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है, एक बगी भी उनकी हमरा होती है। उधर जमशेद एक दुकान को कपड़ों से भर देता है, इसलिए मैं करतगन वहाँ पे आता है और ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। फिर कहता है जमशेद इतनी रेशम तुमने क्या किया? क्या हम गिदड़ों के लिए रेशमी कपड़े बनाएंगे? तो जमशेद कहता है करतगन ऐसे मत सोचो, इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कपड़े का एक टुकड़ा। कपड़े की तिजारत की जा सकती है और इसकी आमदनी का जरिया कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात सुनो, कपड़े की तिजारत करते हैं। करतगन गुस्से से कहता है अपने कपड़े अपने पास रखो, मेरी दुकान की क्या हालत कर दिया तुमने? ये कौन सा कपड़ा है? क्या हम दर्जी हैं? मुझे खुशबू चाहिए। जब राहिया थी तो ये दुकान बहुत खूबसूरत थी, उसके पास जादू था, अब देखो कपड़े और कपड़े हर जगह। मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू, कस्तूरी और अंबर की खुशबू। तुम जब उसे सूंघो तो ख्वाबों की गहराइयों में गोता लगाने जैसा महसूस होता है। जमशेद कहता है मैला खुशबू को जानती थी, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम उसे नहीं जानते। अगर हमने ऐसी दुकान खोली तो 2 दिन में सारा सामान हड़प लिया जाएगा। करतगन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सरमाए का लालची हूँ? मुझे बस अतर चाहिए, मैं अतर बेचूंगा। तो वहां वाला इलियास कहता है तुम एक लड़ने वाले आदमी हो करतगन, ना अतर ना कपड़ा, तुम्हारे लिए तलवारें और जरा बेचना मुनासिब है। यह सुनकर करतगन हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ? क्या गुलाम चले गए? तमाशा खत्म हो गया? तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया? जवाब में इलियास कहता है पानी बहता है और अपना रास्ता तलाश करता है, हम तिजारती लोग हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नायाब फौलाद लाऊंगा।
दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा करतेगन। मगर करतेगन कहता है जाओ जाओ, वजीर सलाउद्दीन तुम्हें मिस्र में तिजारत नहीं करने देंगे। इलियास कहता है बहुत सी चीजें हैं जो मैंने तुम्हें अभी बतानी है, तुम सालिस बन सकते हो। मगर करतेगन कहता है जाओ जाओ, मैं तुम जैसे किसी का सालिस नहीं बनूंगा। इलियास कहता है अभी इंकार ना करो, मैं तुम्हारी दुकान को सामान से भर दूंगा। लालच मिलने पर करतेगन मान जाता है और कहता है फौलाद फौलाद तुम सामान ले आओ, फिर हम बात करेंगे और कोई मुनासिब हल निकालेंगे। उधर बगी में सवार आकिफ आगे बढ़ रहा होता है और बाहर हलचल महसूस करते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, ये कौन है। ये कहते साथ ही वो बगी से बाहर देखता है, बाहर काफिलों की लाशें पड़ी होती हैं। बोरो बगी खोलकर आकिफ को दबोच लेता है और उससे कहता है हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। उधर खाली बगी लेकर चातियों भी आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मुझे यकीन था कि वो हमारे पीछे आएंगे लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। उधर सुल्तान वजीर सलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ खड़े बोरो का इंतजार कर रहे होते हैं और गुस्से से कहते हैं क्या बोरो को अभी तक यहाँ नहीं होना चाहिए था सलाउद्दीन। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान वो जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं बालिन वहाँ पहुंचता है और सुल्तान को वहाँ पे देखकर वो भी हैरान और परेशान हो जाता है। वो एकदम घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए पूछता है सुल्तान नूरुद्दीन आप यहाँ। सुल्तान पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बालिन। बालिन कहता है मैं भी आपसे यही सवाल करने जा रहा था, आपको अब तक कुछ के रास्ते पर होना चाहिए था, लगता है आपको खबर नहीं मिली। सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं कौन सी खबर। बालिन कहता है क्या सलाउद्दीन के भाई बोरो ने आपको खबर नहीं दी। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं तुमने बोरो को कहाँ देखा। तो बालिन उस समय को याद करता है जब आगे बढ़ते हुए उसका सामना बोरो से हुआ था। बोरो ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा था तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उनका हुलिया देखते हुए बालिन ने कहा था शायद तुम सलाउद्दीन के सिपाहियों में से हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे सलाउद्दीन से मिलना है। बोरो ने फिर से पूछा था मैंने पूछा कौन हो तुम। तो बालिन ने कहा था मैं अबलिन का कौन बालिन हूँ। यह सुनकर बोरो ने आगे बढ़ते हुए कहा था तो तुम बालिन हो, बताओ तुम मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते हो। बालिन ने पूछा था तुम क्या सलाउद्दीन के भाई हो। जवाब में बोरो ने कहा था हाँ मुझे तुम बता सकते हो जो तुमने कहना है। बालिन ने उसे कहा था तुम गलत जगह पे आकिफ के इंतजार में खड़े हो, वो 2 छकड़े लेकर चले गए हैं और तुम खाली छकड़े के पीछे हो। इस ख्याल के बाद बालिन कहता है मैं तबादले के मुकाम तक नहीं पहुंच सका, चुनांचे मैंने बोरो को खबर देने का फैसला किया, मगर जाते हुए मुझे बेचैनी महसूस हुई और मैंने वापस आने का फैसला किया कि आया आपने राकिफ को पकड़ लिया है या नहीं। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं यानी बोरो राकिफ को पकड़ने के लिए कुछ के रास्ते पर रवाना हो गया है। सुल्तान सोचते हुए कहते हैं इसमें कुछ पुरस्कार है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान हमें फौरन कुछ करना चाहिए। इसके साथ वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर बोरो राकिफ के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पे रुकते हुए कहता है तुम वो हो जो हमें बताओगे कि कहाँ जाना है। जवाबन राकिफ कहता है 2 इम्कानात हैं, या तो तुम मुझे कायरा ले जाओ जहाँ तुम्हारा भाई है, या शाम जहाँ नूरुद्दीन है। बोरो कहता है इनमें से कोई भी नहीं। राकिफ पूछता है फिर कहाँ जाना है, क्या तुमने गुलामों के ताजिर से सौदा किया है, क्या मुझे तुम बेच दोगे। यह सुनकर बोरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घोड़े से नीचे उतार लेता है। फिर उसे धकेलते हुए कहता है ये हार देखो, जहाँ इसका मालिक रहता है उस तक ले जाओ मुझे। तो राकिफ कहता है मैंने हार को बोरो से लिया है और मैंने उसे फरीक को ही बेच दिया। बोरो से दबोचते हुए कहता है और बेगैरत, वो मेरी जिंदगी के साथी थे, मैं बरसों से उनका सुराग ढूंढ रहा हूँ, बताओ वो कहाँ है। ये कहते साथ ही वो उसके गले पे जोर बढ़ाता ही चला जाता है और पूछता है कहाँ है वो कहाँ है। ये मंजर देखते हुए अली और तुराब बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान वजीर सलाउद्दीन बालिन और बाकी सब उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे बोरो ने हमला किया था। सुलेबियों की लाशें देखते हुए बालिन कहता है लगता है कि तुम्हारा भाई राकिफ को लेकर चला गया है। सुल्तान को बग्गी पे चिपका हुआ एक खत नजर आता है जिसे देखते हुए सुल्तान कहते हैं फजूल में सुराग ना ढूंढो, तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ है, तुम्हारे भाई बोरो की जानिब से सलाउद्दीन, पढ़ो ताकि सब सुने। तो वजीर सलाउद्दीन चिट्ठी पढ़ते हैं जिस पर लिखा होता है मेरे भाई सलाउद्दीन की इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं ताजिर राकिफ को आपके पास नहीं ला सका, मुझे माफ कर दें। ये पढ़ते हुए वजीर सलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है जबकि एक सुलेबी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उधर बोरो राकिफ की गर्दन पे जोर बढ़ाते हुए पूछता है कहाँ है वो, बताओ। मैंने पूछा कहाँ है वो। राकिफ लड़खड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर अली और तुराब आगे बढ़ते हैं और बोरो को पीछे करते हुए कहते हैं रुकें चचा रुकें, छोड़ें, इसे नुकसान पहुंचा बैठेंगे, आप इसे मार डालेंगे। वो बड़ी मुश्किल से उसके हाथ पीछे करते हैं और बोरो कहता है बोलो बोलो। जवाबन राकिफ कहता है खुसूसी गुलामों को खरीदने वाला एक ताजिर है, मैंने तुम्हारे आदमी उन्हें बेच दिए, वही तिजारत करता है, यानी सिर्फ वही जानता है। तो राब पूछता है नाम क्या है उसका, उसकी जगह कहाँ है। तो राकिफ हंसते हुए कहता है अब अगर मैं उसकी जगह बता दूं तो तुम मुझे मार डालोगे, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा बोरो, लेकिन मेरी आजादी के बदले में। बोरो पूछता है मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं। तो राकिफ कहता है क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुमने अपने भाई और नूरुद्दीन को एक साथ ललकारा है, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बोरो। यह सुनकर बोरो हार को देखते हुए कहता है अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारे साथ मौत से भी बदतर करूंगा। इधर सुल्तान गुस्से में वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं बोरो जिस भी सुराख में छुपा है उसे ढूंढ बाहर निकालो। वजीर सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं हर पत्थर के नीचे देखो और इलियास को मेरे सामने पेश करो, राकिफ से मुतल्लिक कोई राज हो सकता है, उसे मालूमात हो सकती है। बालिन कहता है सलाउद्दीन में बहुत अफसरदा हूँ, जब उसने कहा कि वो तुम्हारा भाई है मैंने उसे बता दिया। सुल्तान कहते हैं उस बोरो की तकलीफ और उसका मकसद क्या है कि वो पकी पकाई देख खराब कर रहा है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं राकिफ के पास जिंदगी जितनी यहाँ मालूमात ना होती तो बोरो इस तरह खुद को आग में ना डालता। सुल्तान कहते हैं तुम कैसे जानते हो, शायद वो राकिफ का शराकतदार हो। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं नहीं सुल्तान, बोरो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन क्यों नहीं करेगा, तुम क्या अपने भाई को बहुत ज्यादा जानते हो। देखो मियोदोद मेरी आंख का तारा था, लेकिन हम क्या कुछ से गुजरे याद करो। या नसरुद्दीन, क्या उसने वो सब कुछ नहीं किया था जो मैंने करने से मना किया था। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान जल्दी में हुक्म लगाने वाली कोई दलील नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो उसे मुझसे छुपाने की कोई माफी नहीं है। सुल्तान गुस्से से कहते हैं सलाउद्दीन में दलील नहीं समझता, फौरन से पहले दोनों को मेरे पास लाओगे वरना ये मामला हमारे दरमियान नाकाबिले अजाला जख्म खोलेगा, ये भी जान लो। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और वजीर सलाउद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं आह बोरो आह, मेरा सर तुमने झुका दिया। मालिक विलियम के साथ कुछ में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद लड़गाई से कहता है ताजिर राकिफ कहाँ है। ताजिर राकिफ नजर नहीं आ रहा, क्या वो आराम करने महल गया है। लड़गाई कहता है वो तो महल नहीं आया, मैंने जो वो उसे समझने के लिए मामून को जिम्मेदारी पे लगाया है। मालिक कहता है ये कैसे हो सकता है, उसे बहुत पहले ही पहुंचाना चाहिए था। विलियम कहता है या रास्ते में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है इसलिए मैं सिपाही वहाँ पहुंचता है और कहता है इज्जत माप ताजिर राकिफ को लाने वाले फौजी दस्ते पे हमला हुआ है। हमले की जगह पे सुल्तान और उद्दीन और वजीर सलाउद्दीन के साथ आई, उनके दरमियान गुफ्तगू के मुताबिक बोरो नामी किसी शख्स ने उन्हें अगवा कर लिया, वो अब बोरो के पीछे हैं। यह सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ जाता है। शाम में यारुकी सुल्तान से कहता
کہتا ہے میرے سلطان اگر میں کیرک نہ جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ تو سلطان کہتے ہیں یا روکی یہ تقدیر الہی ہے، ہماری گردنیں اس کے تابع ہیں، ہمارے ہاتھ اس کے آگے بندھے ہوئے ہیں۔ یا روکی کہتا ہے میرے سلطان تقدیر پہ ہمارا ایمان کامل ہے، لیکن دیکھیں ایک ایوبی اور نکل کر سامنے آ گیا، ہم پہ مصیبت مسلط کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تحقیق کروں۔ مگر سلطان کہتے ہیں یہ معاملہ صلاح الدین کے ذمہ ہے اور تم کچھ عرصہ یہیں رکو گے یا روکی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بورو راکیف کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے مزید کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ تو راکیف کہتا ہے بس تھوڑا سا، ابھی ہم سرائے پہنچ جائیں گے۔ بورو کہتا ہے اٹھائے گے قدموں پہ توجہ رکھو تاجر، میری تلوار کی دہار پہ چل رہے ہو، تمہاری منزل یا تو صحیح سلامت پہنچنا یا تمہاری منزل بربادی ہے۔ راکیف کہتا ہے تمہارا خون جوش مار رہا ہے، واضح ہے، تمہاری تلوار بھی تیز دہار ہے، لیکن میں بھی کوئی نیا بچہ نہیں ہوں، یہ موت کے ساتھ میرا پہلا ٹاکرا نہیں ہے۔ بورو کہتا ہے موت کے بارے میں کس نے بات کی تاجر؟ میں تمہیں ایسی حالت میں لاؤں گا کہ تمہارا لیا جانے والا ہر سانس موت کی تمنا میں گزرے گا۔ کچھ میں مالک ولیم سے کہتا ہے جبکہ تاجر راکیف ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ماریا کو مدعو نہیں کر سکتے۔ ولیم کہتا ہے محترم بادشاہ میں تو مکتوب بھیج چکا ہوں۔ امارلیک پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے خداوند تو ہماری مدد کر۔ اس لیے میں لڑ گئے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے اجازت دیں تو میں فوراً بورو اور راکیف کے پیچھے جانا چاہتا ہوں، میں نے اس کے لیے ایک خصوصی دستہ تیار کیا ہے۔ امارلیک اسے کہتا ہے اس بورو نامی بچے نے تمہیں پہلے شکست سے دوچار کیا ہے، دوسری بار بھی اگر ایسا ہوتا ہے؟ لڑ گئے کہتا ہے نہیں ہوگا، راکیف کو تپتے سورج کے درمیان آپ کے پاس لے آؤں گا، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ امارلیک کہتا ہے بولنا مت لڑ گئے، یہ تمہارے لیے اپنی توہین شدہ عزت بحال کرنے کا آخری موقع ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین بیبورا کے ساتھ ایک سرائے میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے میں خلیل آ کر کہتا ہے میرے وزیر وہ اندر نہیں ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں وہ یقیناً ہماری گرفت میں آئیں گے، اس لیے میں اعتراض آ کر کہتے ہیں وزیر سراغ ملا ہے، بورو کے آپ کے پاس آنے سے پہلے قاہرہ سے یمن جانے والے راستے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، بہت سے غلاموں کے تاجر پکڑے گئے اور کچھ مارے گئے، اس حادثے نے علاقے میں زبردست کھلبلی مچائی ہے۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں غلاموں کے تاجروں کو بورو نے مارا؟ ہاں، بورو نے غلاموں کے تاجروں کو یمن کے راستے میں جس لیے قید کیا ہے، راکیف کو بھی اسی وجہ سے قید کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، لیکن کیا؟ اس لیے میں عرفہ الیاس کو لے کر وہاں آتا ہے۔ وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تو الیاس کہتا ہے آپ کو ایک دن میری ضرورت پڑے گی، میں جانتا تھا محترم وزیر۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑگائی سپاہیوں کے ساتھ نشانات تلاش کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے ملنے والی بوتل کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ عطر کی شیشی ہے، اس کا تعلق راکیف سے ہونا چاہیے، میں جب محل میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے ایک مضبوط خوشبو سونگھی تھی، انہیں راستے میں کسی سرائے میں رکا ہونا چاہیے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کن ڈہلوانوں سے گزر سکتے ہیں۔ ادھر وزیر صلاح الدین الیاس سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس ان غلاموں کے تاجروں کے بارے میں کوئی معلومات ہے جو یمن کے راستے میں مارے گئے؟ الیاس کہتا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس کے مطابق وہاں بہت بڑا قتل عام ہوا، ہمیں بھی محتاط رہنے کے لیے خبر پہنچائی گئی۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں ان لوگوں کو کیوں مارا گیا ہوگا؟ تو الیاس کا سپاہی کہتے ہیں کہ وہ دو خاص بندوں کی تلاش میں تھے۔ بیبورا پوچھتا ہے غلام کون تھے، ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ جواب میں الیاس کہتا ہے اصل میں نہیں جانتا، لیکن اس قسم کے غلام خصوصی سرائے میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں، آپ صحیح معلومات وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں تو پھر ہمیں وقت ضائع کے بغیر جانا چاہیے، تم ہماری رہنمائی کرو گے۔ وزیر صلاح الدین آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ الیاس کہتا ہے میں سپاہی نہیں تاجر ہوں، مجھے امید ہے کہ میری کی گئی بھلائی کا معاوضہ دیا جائے گا، مجھے مصر میں تجارت کرنے کی اجازت دے دیں۔ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں تم انسانوں کی تجارت نہیں کرو گے، صرف اسی شرط کے ساتھ اجازت دے رہا ہوں۔ الیاس کہتا ہے لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے۔ شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصفہانی سلطان کے پاس آتے ہیں تو سلطان پوچھتے ہیں کوئی خبر ہے اصفہانی؟ جواباً اصفہانی کہتے ہیں ابھی تک کوئی معلومات نہیں آئی۔ سلطان کہتے ہیں صلاح الدین اگر تم راکیف اور بورو کو میرے پاس نہیں لاتے تو اس معاملے کا انجام بہت دردناک ہوگا۔ ادھر الیاس وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے محترم وزیر صاحب اس رائے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں خصوصی اجازت درکار ہے، اگر کسی ہنگامہ رائے کے بغیر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میرے مہمانوں کے طور پہ اس میں داخل ہونا مناسب ہوگا، اور وہ بھی ان ہتھیاروں کے بغیر۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم سرائے کے آس پاس کے علاقے کی نگرانی کرو جبکہ میں اور خلیل اندر جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر بورو راکیف کے ساتھ اسی سرائے میں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کیا یہ ہے وہ جگہ؟ راکیف کے ہاں کہنے پر وہ اپنی تلوار اس کے گلے پر تان لیتا ہے اور کہتا ہے ہم اندر داخل ہو کر اس آدمی کو لے کر آئیں گے۔ راکیف کہتا ہے تم معاملات کو بالکل بھی نہیں سمجھتے، یہ واضح ہے۔ بورو کہتا ہے فضول باتیں نہ کرو، میں نے کہا کہ ہم اندر جائیں گے۔ راکیف کہتا ہے ہم اگر اندر اس حالت میں جاتے ہیں تو مطلوبہ آدمی کو نہیں لے پاؤ گے، نہ اپنے دوستوں کو بچا سکتے ہو۔ بورو غصے سے کہتا ہے میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے تاجر۔ راکیف کہتا ہے سرائے کا مالک ایک طاقتور آدمی ہے، تمہارے مطابق اگر گردن پہ تلوار رکھ کر اندر داخل ہوئے کیونکہ سرائے میں ہتھیار کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا، اگر تم اپنے دوستوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس تلوار کو نیچے رکھو، یہ سرائے ان سراؤں جیسا نہیں ہے جنہیں تم جانتے ہو، کوئی بھی اپنی تلوار لہراتے ہوئے آزادانہ طور پہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بورو پوچھتا ہے کیسے داخل ہوں گے؟ راکیف کہتا ہے میری بات اور میرا چہرہ معتبر ہے، تم لوگ میرے مہمان بن کر داخل ہوگے، پھر میں تمہارے پاس وہ آدمی لاؤں گا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ بورو تلوار نیچے کرتے ہوئے کہتا ہے مجھ میں اب صبر نہیں بچا راکیف، اگر اندر تم کوئی سازش کرتے ہو۔ راکیف اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے میری زندگی تمہاری سوچ جتنی سستی نہیں ہے، تم اس بات کا یقین کر سکتے ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بورو کے اشارے پر توراب رسی کھول دیتا ہے اور وہ سب آگے بڑھ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رضا خلیفہ سے پوچھتا ہے کیا آپ کو دوا نے سکون پہنچایا ہے نا محترم؟ خلیفہ کہتا ہے میرا اس دنیا میں سکون ختم ہو چکا ہے، انہوں نے عظیم الشان فاطمی خلیفہ کو اس کے محل میں نظر بند کر دیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زور زور سے کھانسنے لگ جاتا ہے تو رضا بلند آواز سے کہتا ہے محترم خلیفہ کی حالت ابتر ہو گئی ہے، فوراً حکیم کو بلاؤ جلدی سے۔ اگلے لمحے خلیفہ کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ دیکھ کر رضا وہ دوا اٹھا لیتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب شمسا نے اسے یہ دی تھی۔ رضا کہتا ہے یہ زہر ہے، اس لمحے طبیب آ جاتا ہے اور رضا سپاہیوں سے کہتا ہے وہ غدار شمسا جہاں کہیں بھی ہے اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی دوڑ پڑتے ہیں اور طبیب خلیفہ کو ایک مشروب پلا دیتا ہے۔ ادھر راکیف بورو کو لے کر اس رائے میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ بورو راکیف سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی جگہ ہے؟ دیکھنے میں تو یہ کام سا سرائے ہی ہے۔ راکیف بیٹھتے ہوئے کہتا ہے برسوں سے بڑے تجارتی معاہدے اسی جگہ کرنے کی وجہ سے۔ بورو پوچھتا ہے تو وہ آدمی کہاں ہے؟ راکیف ایک شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم جس آدمی کو ڈھونڈ رہے ہو وہ وہاں ہے، سرائے کا مالک میکائل، آ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی میکائل اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید تاجر راکیف، خوشیاں لائے ہو۔ راکیف کہتا ہے یہ گرم خون جوان تمہیں جاننا چاہتا ہے۔ باہر لڑ گئے سرائے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اس سرائے میں ہے۔ اس کا سپاہی پوچھتا ہے اتنی خطرناک جگہ پہ وہ کیوں آئے ہیں؟ جواب لڑ گئے کہتا ہے تھوڑی دیر میں جان جائیں گے۔ اندر میکائل بورو سے کہتا ہے ہاں میں سن رہا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ بورو کہتا ہے برسوں پہلے تمہیں بیچے جانے والے آدمی، میں انہیں
लेने आया हूँ। पीछे काले चौके में मलबूस से खातून बैठी मशरूब पी रही होती है। कुछ देर सोचने के बाद मिकाइल कहता है, बताओ तो जरा वो आदमी कौन है। राकीफ जैसे ही गिलास को उल्टाता है उसके आदमी एकदम से तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ये देखकर बोरो, तुराब और अली एकदम से राकीफ और मिकाइल को दबोच लेते हैं और बोरो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस बात को मद्देनजर नहीं रखा? मगर इसलिए में सायरा पीछे से उठकर बोरो के गले पर तलवार तान लेती है और कहती है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका तुमने अभी तक हिसाब नहीं लगाया। तुमने इस तलवार को पहचाना? यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। बोरो कहता है, हम शायद एक साथ मर जाएंगे। अब मेरे साथी कहाँ हैं इसके बारे में बताओ। कराकोश और बोरो वो कहाँ हैं? मगर कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए में वजीर सलाउद्दीन वहाँ पहुंचाते हैं। वजीर सलाउद्दीन की आवाज सुनकर बोरो जैसे ही मुड़ता है सायरा उसके बाजू जख्मी कर देती है और राकीफ को लेकर वहाँ से भाग पड़ती है। सराय में लड़ाई शुरू हो जाती है। खलील भी आगे बढ़कर लड़ाई में कूद पड़ता है। बाहर खड़े वजीर सलाउद्दीन के साथी कहते हैं, अंदर से आवाजें आ रही हैं। ये कहते साथ वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं लाड़गाई अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है और उन्हें देखकर कहता है, अब ठीक जगह पे आए हैं। उनके दरमियान भी लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे जुल्फा और इब्राहिम उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। जबरदस्त लड़ाई का माहौल बन जाता है। सुलेबी भी मरते हैं और जंगी भी। सायरा राकीफ को लेकर घोड़ों तक पहुंच जाती है और उससे कहती है, मैं आपके यहाँ आने के बारे में पर यकीन थी बाबा। राकीफ उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहीं पे पाऊंगा, मैं भी इस बारे में पर यकीन था। ये कहते साथ वो घोड़े की जानिब बढ़ जाता है। सराय में खलील और तुराब हमलावरों को काट रहे होते हैं। वजीर सलाउद्दीन और बोरो भी उन्हें जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। बोरो की जानिब बढ़ने वाले एक सिपाही को सलाउद्दीन ये भी काट डालते हैं। बोरो कहता है, भाई मैं आपको समझाता हूँ। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, क्या समझाओगे? तुमने सुल्तान के सामने मेरा सर झुका दिया, मुझे क्या समझाओगे? वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि एपिसोड भी इख्तिताम पजीर